नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और कुर्द विधायक अजय चंद्राकर द्वारा निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीईओ एफएम कोया को मुख्यमंत्री द्वारा सस्पेंड करने के अलावा पत्रकारों के अनेक जलते हुए सवालों को जवाब देते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार का खुला बाजार लगाया हुआ है। अगले चुनाव में जनता इनकी विदाई करेगी। जो पूछ रहे हैं एक्सटेम्पोर जी, ये कोया जी को जो फतेह मोहम्मद कोया जी को मुख्यमंत्री ने नगरी की सभा में जो इनको वहाँ से पद से हटने निवृत्त किया, ये को कैसा देखते हैं? देखिए, कुरुदुब्बियो ने मोटिवेशनल स्पीच के लिए सर्कुलर निकाला था और उसको वापस भी ले लिया लोगों की आपत्ति के बाद। पर कुरु शहर के एक निकृष्ट कांग्रेसी और धमतरी शहर के एक निकृष्ट कांग्रेसी ने उसका राजनीतिकरण करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आजकल कई कारणों से बहुत परेशान हैं। तो परेशानी की हालत में उनको कुछ सूझा नहीं, उन्होंने बीओ को सस्पेंड करके निकृष्ट कार्य जो कांग्रेसी उनके कहने में उन्होंने उनको ऑफिस अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब मेरी तो एक ही मांग है कि जो बेचारे सज्जन लोग धर्म प्रेमी कांग्रेस से हों चाहे भाजपा से हों, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं ना, हमारा मोटिवेशनल स्पीच सरकार के ऊपर निर्भर था। तो जो कांग्रेसी सुनने आए थे उसके ऊपर भी कांग्रेस के वो निकृष्ट लोग जो यहाँ के कुरुद के भी एकमात्र और धमतरी के भी एकमात्र, वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, निलंबित करेंगे या हटवाएंगे? क्या आप भागवत कथा या इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनने गए थे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी करके। और ऐसा करके भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी कील में ताबूत ठोक दी कि ये धर्म विरोधी आचरण जो है और नौजवानों के विरोधी आचरण है, ये मोटिवेशनल स्पीच से छत्तीसगढ़ के युवकों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये सिर्फ गोबर बनने और मूत बेचने के लायक बनाकर रखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। यही भूपेश बघेल जी की दृष्टि है। और यहाँ के गोबर छाप जो दो कांग्रेसी हैं, धमतरी जिले में सिर्फ दो कांग्रेसी हैं गोबर छाप, पढ़े लिखे कम है, बुद्धि कम है। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, धमतरी जिले के कुरुक्षेत्र के नौजवानों को क्या गोबर बिनने के लायक बनाकर रखना चाहते हैं? जितनी निंदा की जाए उनके कृत्यों की वो कम है। और कांग्रेस हारेगी इस चुनाव को प्रदेश में सिर्फ भागवत के अपमान के कारण, साध्वी के अपमान के कारण। और हम इस मुद्दे को अब जनता तक ले जाएंगे। हम तो चुप थे कि हम भागवत कथा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे। आज हम कथा समाप्त हो चुकी है और ऐसे आचरण की हम निंदा करते हैं। एक बिहार के और मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस पे बहुत अपमानजनक, ऐसा है कि रामचरितमानस के बारे में उस मंत्री को तो मैं तो कोई धर्माचार्य नहीं हूं, मेरे साथ बहस कर ले। कितने प्रकार के वो रामचरित को जानते हैं कि सिर्फ रामचरितमानस को जानते हैं? कितने कल्प में कितने राम थे, उसमें बहस कर लो आके एक दिन छत्तीसगढ़ में, मुझे बिहार बुला लें। उसके बाद फिर बड़े लोगों तक पहुंचे। ये अतकचरे लोग, ये तथाकथित सेक्युलर अपने आप को बनाने वाले लोग, ये तथाकथित लोगों को संतुष्टिकरण करने वाले लोग ही हिंदुस्तान के असली दुश्मन हैं, जिसमें वो शिक्षा मंत्री भी शामिल है बिहार का। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब आप लोग के पास धर्मांतरण और शराबबंदी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इस तरह ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा रासुका लगाने के पहले, साहब जो कोई कर नहीं रहा है तो घबरा क्यों रहे हैं करके। तो वो ईडी क्यों जप रहे हैं जब उसके अधिकारी, उसके दरबारी वो खुद कोई करप्शन नहीं कर रहे हैं? तो ईडी से घबरा क्यों रहे हैं? ईडी के खिलाफ बार बार बोल क्यों रहे हैं? हमारे पास मुद्दा है या नहीं है उसकी चिंता वो मत करें। वो अपने घोषणा पत्र को सुबह शाम पढ़ें और पढ़वाएं। और जिस दिन जहां पर जिसके सामने कहें देश पर, मेरे साथ खुली बहस कर लें उसके क्रियान्वयन में। जी, ये आपातकाल गलत था, इसको आज तक कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। और आप लोग के मीसाबंदी सम्मान निधि को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी रोका गया है। ऐसा है, लोकतंत्र के कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं है, शासन व्यवस्था के कोई मायने नहीं है। एक परिवार को आदर्श मानने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिवार लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते। जो एक परिवार बोले वो पत्थर की लकीर है। तो ऐसे लोगों से किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अपेक्षा करना बेमानी है।
आरक्षण मुद्दे पे भी वो पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के सारे पे राज्य ऐसा सरकार है। कर रही है। ये थोड़ा सा कठिन विषय है, समझ रहे हैं, लेकिन 76% को आज कर्नाटक के हाई कोर्ट ने आज स्टे कर दिया। मैंने उनका जितना भी परसेंट रहा हो, जो नया आरक्षण है उसको आज स्टे कर दिया, समझ रहे ना, अगली सुनवाई तक के लिए। तो जानबूझ के लाया गया और विधेयक पारित नहीं हुआ है विधानसभा में, दस्तखत नहीं हुए हैं, विधेयक का स्वरूप नहीं बना, और एक संकल्प आ गया कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए संविधान के शेड्यूल 9 में। तो आप अपनी ताकत पर कीजिए ना, शेड्यूल 9 की क्यों अपेक्षा करते हैं आप? जी सर, मेरे और जी जो स्थिति है देश में, जो प्रक्रिया चल रही है, विधि सम्मत आप लाइए। भाजपा ने जो आपत्तियां उठाई थी कि कोई प्रक्रिया मत हो, बाद में आरक्षण के ऊपर सारी आपत्तियों को खारिज करके पशु बल के बहुमत के आधार पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यह सत्र लाया गया और भानु प्रतापपुर चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह आरक्षण का विधेयक जल्दी में लाया गया। इसका आदिवासी, अनुसूचित जाति या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हितों से कोई संबंध नहीं है। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है सर। कोरोना मौतों के संबंध में कल आपने बताया कि आज समय जिनकी मौतें हुई उनको श्रद्धांजलि स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा हुई है। तो 13,563 लोगों को मुआवजा जो है, ये राशि 50,000 होनी चाहिए या 4 लाख होनी चाहिए? इस सरकार से किसी भी तरह की अपेक्षा करना बेकार है। आपके पास यदि समय है तो आप आवेदन करिए, गोठान समिति की सदस्यता दिलवा दीजिए, राजीव मितान क्लब की सदस्यता दे दीजिए, समझ रहे हैं ना। इसी तरह के रेवड़ी बांटने वाली यह सरकार है, जनहित से इनका कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन जिसके सामने जब चाहें अपना घोषणा पत्र लेके बैठ जाएं, जिस पर उनको मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, और बहस हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घोषणा पत्र तो सिंहदेव जी ने बनाया था जिससे ये जीते, इस तरह हुई। और फिर 2.5 साल वाली बातें भी हुई और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजनीति से सिंहदेव सिर्फ और सिर्फ अपमान सहने के लिए कांग्रेस में। सर 2023 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियावाद को हावी कर दिया है। क्या है छत्तीसगढ़ियावाद? उसकी पहले परिभाषा तय कर ले भूपेश बघेल जी, या आप जानते हैं तो आप बता दीजिए मुझको। जी, लोकलाइज क्या होता है लोकलाइज? आपकी जो सरकार थी उसमें बाहरी लोगों का एक ठप्पा लगाया गया और उसने उस चीज को क्या बाहरी? और पहले तो आप प्रश्न को क्लियर कर लीजिए कि बाहरी क्या होता है, समझ रहे हैं ना। छत्तीसगढ़िया और किसको आप डोमिसाइल की कोई परिभाषा भूपेश बघेल ने तय की है क्या? ये सामने खड़े हैं सरदार जी, वो क्या है, छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर के हैं, आप तय कर लीजिए जी। उसके बाद मुझसे प्रश्न कीजिए। कौन से मुद्दों पे लड़ेंगे सर 2023? मुद्दे जिस दिन हमारे घोषणा पत्र जारी होगा, जिस दिन हमारे कार्यक्रम घोषित होंगे, उस दिन इसमें बात करेंगे। ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। और भूपेश बघेल जी से कहिए कि छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया की बात करने के लिए परिभाषा तय कर ले, और उसके बाद किसी को या किसी के लिए विभाजनकारी बात करे, और मैं पूछ दूंगा तो संकट में पड़ जाएंगे, आप भी संकट में पड़ जाएंगे। उनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं नाम बताऊंगा, तो उसमें आप परिभाषा तय कर लेना कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन नहीं है उसको। क्षेत्रवाद का जहर जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कितना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है? ऐसा है, जो कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रेम नहीं है, देश प्रेम नहीं है, खजाना खाली कर दिया, चाट दिया, घून लगा दिया भ्रष्टाचार का, ऐसे लोग ही भावनात्मक राजनीति करते हैं। असफल लोग भावना को उभार के, मुद्दों की राजनीति, डेवलपमेंट पर राजनीति, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के कार्यक्रम पर राजनीति, बगैर रेवड़िया बांटे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को एक वाइब्रेंट फोर्स हम बनाएं, ऐसी राजनीति उनसे संभव ही नहीं है। ना करना आता, ना सोच है। चुनाव की टिकट बांटना बीजेपी में संसदीय बोर्ड का काम है। ये प्रश्न तो आप संसदीय बोर्ड से करिए। एक दूसरी बात ये है कि बीजेपी में परफॉर्मेंस आधारित काम होता है, केडर बेस्ड पार्टी है।
समझ रहे हो ना, बीजेपी में है जिसमें एक आम आदमी एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन के हमारी पार्टी में सिस्टम है। ये पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है ना। तो एक परिवार की पार्टी में चलने वाले लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं उसी पर आधारित आपका प्रश्न है। मुख्यमंत्री का चेहरा देखने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसी लोगों में चर्चा है। अब चुनावी प्रश्नों को छोड़ दीजिए साहब, चुनाव के समय करेंगे ना, उत्तर देंगे सबका। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।